नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हैं, वे हैं अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट, परम आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी। गोविंद जी का जन्म 2 मई 1943 को तिरुपति के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी
विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। An alumnus of Banaras Hindu University, Shri Govind ji has been the founder of Bharat Vikas Sangam, Kautilya Shodh Sansthan and Rashtriya Swabhiman Andolan, etc. Apart from being patrons of several organizations like this, he is proactively leading an esteemed organization called Prakriti Kendrit Vikas Manch, which is Forum for Ecocentric Development. And I should not forget to add, Shri Govindacharya ji has been felicitated with several prestigious awards and honors at national and international levels by a number of premier academic institutions, industries, and other significant bodies of knowledge for his vast service to the nation. More importantly, वे एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर इच्छा शक्ति को क्रियात्मक शक्ति में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। अपना संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित करने वाले ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके मुख से निकली हर बात भारत की आदर्श राजनीति ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक सर्वोच्च नीति, रीति एवं संस्कृति बन जाती है। His multi-talents and remarkable achievements and contributions to society make him a unique human being. For me, he is not simply a human, rather a superhuman blessed with all types of righteous qualities and human values. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great social activist, पर्यावरण संरक्षण के पुरोधा और महान जनहितैषी, परम आदरणीय और परम श्रद्धेय भारतीय राजनीति के दिग्गज श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी। तो हम चलते हैं उनके साथ आगे की बातचीत के लिए उनके निवास पे। नमस्कार सर। I am extending my warm thanks also for inviting me for this occasion of Life Express in Holiday Fame. सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी एट द एज ऑफ आई थिंक 81 और 82 आप कई सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कई प्रकार के प्रकल्पों पर कार्य करते हुए काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैंने यहाँ तक सुना कि आप रोज़ कई किलोमीटर्स पैदल भी चलते हैं। आज भी कैसे ये सब संभव हो पाता है? कहाँ से आती है इतनी ऊर्जा आप में समाज सेवा के लिए? और हो सके तो साथ में आप अपने जीवन यात्रा के 2 या 3 अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी पल भी हमसे साझा करें ताकि वर्तमान पीढ़ी उससे कुछ सीख ले सके एक आदर्श जीवन जीने के लिए। जी। तो कक्षा 9 में पढ़ता था, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी। हमारे हिंदी के टीचर होते थे पंडित मोहनलाल तिवारी जी। उन्होंने मुझे निराला जी का कविता संग्रह और मैक्सिम गोर्की की किताब माँ भेंट की थी और मुझसे बातचीत होती रहती थी उनकी। कक्षा में मेधावी था छात्र के नाते, तो मेरे प्रति स्नेह भी था अतिरिक्त। और वो हमसे घर की बात करते थे, हमारे घर की बात करते थे। तो उसमें उनके कारण मेरे मन में ये हुआ कि हर व्यक्ति को काम मिले
भूखा नंगा कोई न रहे, और जिसको अंत्योदय कहते हैं, अंतिम व्यक्ति। तो तब से जीवन का लक्ष्य बन गया था 2। अब चेतन में ही पहले, मुखर बाद में हुआ। एक तो कि देश में हर नागरिक की बुनियादी जरूरतें पूरी हो, बिल्कुल। रोटी कपड़ा मकान। उसके भी शायद हमारे अपने अभाव की स्थिति भी रही होगी कारण एक। और दूसरा, हमारा देश इतना गौरवशाली है तो दुनिया में इसका अपना स्थान होना चाहिए। विश्वगुरु कहिए, जो कहना है कहिए, परम वैभव कहिए, स्वराज कहिए, जी, ये लक्ष्य था। उसी लक्ष्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग ढंग से भी करना है तो करता हूँ। संगठन के माध्यम से भी करता हूँ, व्यक्तिगत माध्यमों से भी करता रहता हूँ। और ये ऐसा लक्ष्य है जो अभी तक हम पाए नहीं हैं। तो स्वाभाविक है कि ये पैशन मिशन के नाते बदल गया हो। तब से चल रहा है, और चल रहा है, ये भगवान की दया है कि मैं चला पा रहा हूँ। तो जब तक संभव है तब तक करना, जितना संभव है उतना करना, उसी में मन का समाधान है। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल से सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट ड्रॉ करना, ये हमारे शायद स्वभाव का हिस्सा है। एंड रिजल्ट तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वेरियस फैक्टर्स का। वो कभी अनुकूल आएंगे, कभी प्रतिकूल आएंगे, लेकिन उससे कोई बहुत प्रफुल्लित हो जाना या बहुत निराश हो जाने की कोई कारण नहीं है। उसको पढ़ करके सफलता असफलता में से, उसमें से पाथे जो होगा उसको ग्रहण करना और यात्रा में आगे बढ़ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर हियर, निराश तो ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज जो है जो निराशा का कारण बन रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा अंत्योदय। अब अंत्योदय का जो एक उद्देश्य जो था दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो वो उद्देश्य की पूर्ति तो आज नहीं हो पा रही है। समाज में जो समानता होनी चाहिए थी, जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग है, उसे हम मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लाना चाह रहे थे, लेकिन आज भी वही समस्या बनी हुई है। क्या है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसलिए ये जो माइंडसेट है हमारा डेवलपमेंट के संदर्भ में ही, वो बहुत बड़ा कारण है। और इसमें कॉलोनियलिज्म का जो अंत हुआ तो प्रत्यक्ष अंत तो हुआ, लेकिन परोक्ष अंत, परोक्ष नहीं हुआ। इसलिए गवर्नेंस तो उसी आधार पर चलता रहा है। जो कंट्रोलिंग रिजीम की बात थी ब्रिटिश के द्वारा, उसी का हमने एक्सटेंशन और एक्सपेंशन किया है। इसमें वो चीज़ हम हासिल कैसे कर पाएंगे? इसलिए पॉलिटिक्स को भी हमने इनहेरिट किया, थोड़ा बहुत बदल बदल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के नाते से। राइट। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम जो किए, उसमें भारत की जनता का या भारत का स्वॉट एनालिसिस हमने किया नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स तय नहीं हुए, उसके कारण प्रायोरिटीज तय नहीं हुए, उसके कारण रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का विषय नहीं चला, उसके कारण मैक्सिमम प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्ट्रेंट कंजम्पशन, इस त्रिसूत्री का पालन नहीं हुआ जो भारत की विशेषता थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए 200 साल पहले, अच्छे सोचने की बात है बहुत ज़्यादा, कि 200 साल पहले अगर भारत दुनिया का सबसे धनी देश था ऐसा माना जाता है, तो वो 200 साल में तो नहीं हो गया, पहले से था जी। 200 साल में क्षरत कैसे हो गया? जिस देश में 12,000 साल के भी पहले के ग्रेन्स मिल जाते हैं, मतलब खेती होती थी, ये तो नोन हिस्ट्री है जी। तो वो उसके बाद भी जमीन ऐसी ही रह गई, ऐसा कैसे हुआ? तो जमीन का स्वास्थ्य बिगाड़े बगैर खेती हो जाना वर्षों वर्षों, ये कैसे हुआ? ये करने के पीछे कौन सा वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा था जी? कौन सी वो ज्ञान परंपरा थी जिस आधार पर हमने उसको तो बर्खास्त कर दिया और ठंडे मुल्क की कई व्यवस्थाओं को अपना लिया। बिल्कुल। जहाँ जल का एबंडेंस है, हमारे यहाँ जल की दिक्कत है, तदनुसार हमको उसके अनुसार प्लानिंग करना था, हमने उनके अनुसार प्लानिंग कर बैठे। हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स को परस्यू करना चाहिए था, जिसको गांधी ने ग्राम स्वराज कहा था, हमने वो नहीं किया, हमने जाइंटिसिज्म के शिकार हो गए। इसके कारण आज दिखाई पड़ रहा है 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त चावल और बाकी चाहते हैं या ले रहे हैं, चाहे ना चाहे, ये सशक्तिकरण तो नहीं हुआ ना, ये तो डिपेंडेंस हुआ। डिपेंडेंस, और उसमें स्टेट डिपेंडेंस तो और ज्यादा मनुष्य को वीक बना देगी।
लोकतंत्र को और वीक बनाएगी। फिर वो आज अगर फ्री वीज और बाकी चीजों के रूप में दिख रहा है सही बात। तो आश्चर्य कुछ नहीं। बहुत अच्छा। Nice, very thoughtful of you, sir. Sir, as we know from your rich academic and scientific profile that you have served Indian society for more than 65 years in different highly responsible positions. तो इतने लंबे अनुभव के बाद how do you look at three things: A, life; B, environment; and C, शिक्षा। और हमें आप ये भी बताएं कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित जो जीवन के उद्देश्य हैं या शिक्षा के उद्देश्य हैं या जो भी बातें पर्यावरण संरक्षण को लेकर कही गई है, क्या हम उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं? In terms of purposes of life, purpose of environment, or the purpose of education, are they being served adequately and appropriately? Because my conviction is their purposes are not being served. So what's your take on this? Over to you, sir. तो लाइफ के बारे में, लाइफ में मनुष्य कर क्या सकता है? पूरे जीवन को लोक संग्रह के आधार पर जी ले, जिससे कर्मफल क्षय हो। पूर्व कर्मों का जो फल है उसको इसी में भुगत लिया जाए, आगे के लिए कर्मफल जोड़ा न जाए। वो तभी संभव है जब लोक संग्रह के लिए कर्म हो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। इसका मतलब डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, राइट। और करते जाओ, करने में ज्यादा रुचि लो, परिणाम क्यों टकटकी लगाकर मत देखो। अपने को बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस ओर ध्यान दो। गुण बढ़े दोष छटे, इस दिशा में मेहनत करो, काम करो, सोचो, करो। लाइफ में अधिक से अधिक यही तो कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर की यात्रा में ये लाइफ अगर हमको मिला है तो जीवन के प्रारंभ में जितना कर्मफल लेकर आए थे उसका क्षरण करते हुए कम कर्मफल लिए तो अगला जन्म और बेहतर। इसी तरह से कर्मफल क्षय होगा। ये मेरी आस्था का विषय है। बिल्कुल। तो जीवन के बारे में इसी रूप में देखता हूँ, ठीक, तो तदनुसार जीने की कोशिश करता हूँ। कांपता, उठता, बैठता, लड़खड़ाता, गलतियां करता, फिर आगे बढ़ता, यही जीवन का रहा है। लेकिन लक्ष्य तो निश्चित रहा है, दिशा भी इसी प्रकार की रही है। बाकी जिसका जितना जैसे जब कर पाए उतना ही होगा। रही बात लाइफ के बाद आपने कहा था एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशन किस लिए करना है पहले यही तो तय हो जाए। सा विद्या या विमुक्तये विद्यामृतमश्नुते कहा है, तो कहा है खाली साइन बोर्ड में लिखने के लिए नहीं। तद अनुसार शिक्षा की का ढांचा, शिक्षा की पद्धति, शिक्षा की विषय वस्तु, तद अनुसार शिक्षक, तद अनुसार उसका आर्थिक व्यवहार, इन सब का विचार हमने किस दृष्टि से किया है जी। समय समय पर गोल हमारे शॉर्ट साइटेड रहे हैं। व्यक्ति निर्माण का गोल अगर है तो व्यक्ति के नाते से जीवन और समाज के हिस्से के नाते से जीवन, तद अनुसार उसकी तैयारी होनी है। तद अनुसार ही व्यवस्था, तो ऐसा तो अभी है नहीं। जिन कारणों से इम्पीरियलिस्ट ने एक समय में कुछ सोचा होगा उसी को लादा यहाँ पर। हमारे देश की पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था जो डिसेंट्रलाइज थी, जिसको धर्मपाल जी ने ब्यूटीफुल ट्री के रूप में लिखा भी है, तो उसमें 1/3 पॉपुलेशन तो लिटरेट था ही। सभी कास्ट के लोग थे, महिला वर्ग भी था। ये तो अब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, तो वो कैसे कर पाए? और वो हमने उजाड़ दिया सारा, उस ट्री के को उखाड़ दिया है। यही धर्मपाल जी के लेखन का कहना था जी। तो हमने वो सब हटाया। जिसको लाया किस लिए लाया? तो वो तो ब्रिटिश रिजीम के लिए कारकुन तैयार करने के लिए लाया।
उसी का थोड़ा एक्सटेंशन होता गया, एक्सपेंशन होता गया। जी जी। फिर आज़ादी के बाद गांधी जी की राह की जगह पर जैनटिसिज्म, रूसी प्रेरणा कहिए, रूसी प्रेरणा ही कहिए, तदनुसार जो व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं उसमें जैनटिसिज्म का ध्यान ज़्यादा रहा। सेंस ऑफ पर्पस क्या होना है, उसमें कुठारी कमीशन बैठा, एडलर कमीशन बैठा, राधाकृष्णन कमीशन बैठा, लेकिन कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद अभी फिर से प्रयास चल रहा है, तभी इम्प्लीमेंट हो जाए तब माने। जी। और शिक्षा में तो समझना पड़ेगा, शिक्षा समाज से अलग नहीं हो सकती। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इंसिडेंटल एजुकेशन, सबसे ज्यादा प्रभावी परिणामकारी होती है इंसिडेंटल एजुकेशन। तो घर परिवार का वातावरण कहाँ है, शिक्षक का वातावरण कहाँ है। शिक्षा यानी एग्जामिनेशन लेने देने का ही स्थान हो गया जी, और डिग्री का स्थान हुआ जी। तो डीलिंकिंग ऑफ द डिग्री विद द एम्प्लॉयमेंट ये बात चली थी, कुछ नहीं हो पाया। एजुकेशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ एजुकेशनिस्ट चला था, वो भी नहीं हो पाया। तो हम बोए पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाए। वेरी ट्रू। इसलिए आज जितना ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जितना अनविल्डी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्षेत्र हो रहा है, जितना इमोरल सिचुएशंस बन रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, बेरोजगारी का आलम बढ़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज घटी है, टेक्नोलॉजी का जोर बढ़ा है, तो इससे डिवाइड और ज़्यादा हुआ है। जी जी। इसलिए देश के बारे में भी सोचते हैं तो चिंता होती है। शिक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इन चारों का कितना शफल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना नया जोड़ना पड़ेगा क्या। लेकिन बेसिकली तो देसी सोच, देसी तरीके, देसी ढांचा और विकेंद्रीकरण का आधार, ये मुझे लगता है कि देश के लिए करने लायक काम है, जिसको मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जी जी। और रही बात आपने कहा एनवायरनमेंट की बात, एनवायरनमेंट तो हमारे अप्रोच का ही परिणाम है। हमने क्लाइमेट पे ना ध्यान दिए, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की बातें यहाँ लागू की और खेती का भी हमने प्रकार वैसा किया। तो आज किल्लत हो गई शुद्ध हवा की, शुद्ध पानी की, शुद्ध आहार की। पहला सुख निरोगी काया, इसको तो मिटा देने की स्थिति आ गई। और ये सब करेंगे तो आप गौर करें, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत लोग मारे गए दुनिया में। उसके बाद सब देशों के प्रमुख लोग बैठे थे, उन्होंने तय किया कि भैया बहुत हो गया मारकाट, बंद करो, तो युद्ध विराम खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आगे बढ़ना है, सब देश उन्नति करें। उन्नति करने में 3 पैरामीटर्स रखे गए थे, ध्यान रखा जाए तीनों बातों का, प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी और वर्ल्ड पीस। उसमें आज देख लीजिए कितना क्या बचा। प्रॉस्पेरिटी हासिल हुई, बदले में सामाजिक दृष्टि से अपकारक ही तत्व बढ़ते गए हैं। और रिसोर्स का आप देखेंगे तो हर चीज को रिसोर्स मान लिया गया, ह्यूमन रिसोर्स मान लिया गया। बिल्कुल। उन चीजों की सैंक्टिटी को हमने वायलेट किया है। प्रकृति, इसलिए प्रकृति विध्वंस होता गया है। सब चीजें मनुष्य के लिए हो, उनका स्वतंत्र अस्तित्व न हो। नदियों का अपना इकोसिस्टम है, उसे हमने बर्बाद किया है। 15,000 नदियां थी, 4,000 गायब हो गई। तो हम देखेंगे रिसोर्स के संदर्भ में और पर्यावरण के संदर्भ में, तो जमीन विषैली होती गई। विषैली होने पर छोटे जानवर उससे बड़े भुक्तभोगी हुए, मवेशी भुक्तभोगी हुए। अब तो स्थिति और खराब हो गई कि 50% बायोडाइवर्सिटी हैज बीन लॉस्ट इन द लास्ट 60 years। जंगलों का क्या हुआ, बाहर जंगल है, अंदर काट लिया गया है, उसकी गिनती कौन करे। राइट। उसी तरह से जमीन का आप देख लीजिए, लोगों की हालत, स्वास्थ्य का देख लीजिए। इसमें प्रकृति विध्वंस इतना भयंकर हुआ है, अब छोटे मोटे रिपेयर से काम नहीं चलेगा, एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जो इतने वर्षों से खोज चली है एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट के नाते से, अब वो नल एंड वॉइड किया जाए उसको, और इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट की धार को मजबूत किया जाए,
अब वक्त की जरूरत है, इसको कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। तो सब चीज़ों में, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, न्याय में भी प्रकृति का हिस्सा सोच में आवे। प्रकृति को अलग से आप नहीं करें, केवल प्लास्टिक के और केवल पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। टोटल अप्रोच में अपनी आनी पड़ेगी कि प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है, हर एक का अपना इकोसिस्टम है, हर एक के एग्जिस्टेंस को आदर करना, मान्य करना, सैंक्शन करना, ये आज की आवश्यकता है। नहीं तो नदियाँ केवल वाटर बॉडीज हैं। नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र के अंदर क्या गतिविधि चलती है, फिर उसके कारण प्लैंकटन क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, इन सब का विचार करना पड़ेगा। नदियाँ केवल मनुष्य के लिए नहीं है, नदियाँ तो पशु पक्षी के लिए भी हैं, जमीन की हेल्थ के लिए भी है। हमने उसको तो केवल मनुष्य के लिए जो सुखकारी होगा उसको मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कारण हमने जो विध्वंस देखा तो हमको लगा कि भैया शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध आहार, इतना तो पहले सबको मिले, आज तीनों पर संकट आ गया है। इसलिए इसमें पैराडाइम शिफ्ट करना, सब चीज़ों में समाविष्ट करना पर्यावरण और प्रकृति के बात को, उसके फैक्टर्स को जी। नहीं तो आज जैसे भी देखा मैंने, संस्कृति के आदि शंकर ने हाट गांव बनाया था, 60 बंगाली परिवारों को लाया था पूजा के लिए जोशी मठ के पास। बाद में वो टनल बनाने का में मलबा सारा उसी गांव में फेंके, इसलिए गांव का ही जमीन एक्वायर कर लिया, गांव को डिस्प्लेस कर दिया, दूसरी जगह ले गए। तो सारी परंपरा और सारी उसकी संस्कृति का हिस्सा सब तो उपेक्षित रह गया। इसलिए तीर्थाटन का ही काम है, तो तीर्थाटन की मर्यादा भी तो रखी जाए। बिल्कुल। तीर्थाटन में ही अब देख रहे हैं, जैसे यात्रियों के लिए ही है, कितना आपने उनके लिए शौचालय खड़े किए क्या रास्ते में? नहीं, आपने इसका तो विचार नहीं किया। सड़क चौड़ी करने का जरूर विचार किया। यात्रियों को सुविधा कैसे मिले? सो भी सामान्य यात्री जो होटल में ठहर नहीं सकते, जो पैदल जाते हैं। ये हमारे नजरिए का फर्क है। तो नजरिया बदले तो बदले नजारा। इसलिए प्रकृति की सैंक्टिटी को हम स्वीकार करें, इकोसिस्टम्स की वैलिडिटी को स्वीकार करें और उनके प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए आवश्यक प्रोविजंस बनाएं। एंड को तय करके रास्ता तय मत करिए, रास्ते को देख करके तय करिए एंड का भी क्या हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जीवन के ऊपर भी आपने बड़ा अच्छा कहा कि गुण का विकास हो और दोष का ह्रास हो, और शिक्षा को भी लेकर के आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, सा विद्याया विमुक्त है, मतलब अ ट्रू एजुकेशन इज वन दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम सफरिंग्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टुडेज एजुकेशन इज मल्टीप्लाइंग आवर सफरिंग्स। तो खैर इसके लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं और हमें अब उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट दोनों करने की आवश्यकता है। और एनवायरनमेंट को भी लेकर के जो आपने निदान बताए, वो भी मुझे लगता है कि हम सबको उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट जो कि आपका वर्तमान एक प्रकल्प है, जिसके ऊपर काफ़ी संख्या में लोग इस पे कार्य कर रहे हैं आज पूरे देश भर में, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब हम एक सही मार्गदर्शन आपके सानिध्य में मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप क्या इसका जो आउटकम है, उस आउटकम से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? अभी हो जाएगा। जब और क्राइसिस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी जी। इसलिए अब तो स्थितियां ऐसी आ गई हैं, घर घर समस्या है। कोई घर ऐसे मिलते नहीं है जहाँ दवाई का कोई ना कोई पैकेट या कोई रैफल कोई न रहे, फाइल बनी रहती है। तो 5 गोली खा गए, 4 गोली बची हुई है जी। क्या है? स्वास्थ्य का तो ये लक्षण नहीं है। तो उसी तरह से देखते हैं कि घर में अतिथि आने पर प्रसन्नता होना, जी जी जी, उसकी कमी, इनको कहाँ बैठाएं, इस तरह भेद हो गया, मूल्यहीनता की स्थिति, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति का विकृत मनोभाव। हम अपने इंडिजिनस वैल्यू से बहुत दूर हो गए। इसीलिए त्यागमूलक संस्कृति, तो उन्मुक्त उपभोग की ओर, यानी यही सुख है,
जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने निषेध किया है जी कि ये तो नहीं चलेगा, न जात काम कामानाम उपभोगेन शांतयेत, इसलिए वो संभव नहीं है। इसलिए संयम, बहुत इसलिए अच्छा। वो सब में काम करना है। काम हम करेंगे तो परिणाम ईश्वर देगा, बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल। जो नहीं ये नहीं, काम हम भी लोग भगवत पूजा के समान ही पवित्र काम है। नहीं, बहुत ही सकारात्मक रूप से ये इको सेंट्रिक डेवलपमेंट का जो एक अभियान है, इसमें और समाज हाँ, और सरकार दोनों साथ साथ काम करे, एक जी। रथ के दो पहिए के रूप में काम करे, जी टकराव नहीं, परस्पर अंडरस्टैंड करे, एक दूसरे का सहयोग करे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अब कहीं मूढ़ता का ही रहा तब तो फिर उसमें से रास्ता ही निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेल, मूविंग फर्दर, मेरा अगला प्रश्न प्योरली एनवायरनमेंट को लेकर है। आज एनवायरनमेंट से संबंधित एक नहीं बल्कि मैं समझता हूं दर्जनों समस्याएं जुड़ गई हैं, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन को लेकर हो, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो, चाहे डेजर्टिफिकेशन को लेकर हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन को लेकर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स, या ओवर पॉपुलेशन को लेकर हो। इन सभी बढ़ते पर्यावरणीय समस्याओं के बीच आपने पर्यावरण को लेकर कई प्रकल्प शुरू किए हैं और उसके क्रियान्वयन को लेकर भी आप काफी सक्रिय रहते हैं। सो काइंडली टेल अस, हाउ डू यू विजुअलाइज और व्हाट इज योर आइडियल विजन of environment or ideal environment, and how do you think our environment can still be saved so that we could again live in harmony with nature? जी, जो बात चली, जो विध्वंस की बात चली, आपने उल्लेख किया था, इसमें से मानवीयता और मानव की ही उपेक्षा होने लगी है। दुनिया का कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, इसलिए विपत्ति है। अब कुछ लोग समझते हैं कि भैया 55 करोड़ लोग दुनिया के लिए काफ़ी हैं, 700 करोड़ तो फालतू हैं। फालतू हैं तो बाजारवाद की सोच ये कह रही है, 200 के नॉट परफॉर्म शुड पेरिश, life is struggle, survival of the fittest. Then who are to be counted among 700 crores and who others 55 crores? ये तो कोई बात नहीं होगी ना जी। अब ये चल रहा है शब्द एंटी ह्यूमनिज्म, ट्रांस ह्यूमनिज्म, उसमें से बात आ रही है, चर्चा कभी फ्रेजेस आ रहे हैं कि स्विफ्ट, पेनलेस, साइलेंट डेथ, ये नुस्खा बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि हाँ, अरे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो हम तो उसके बाद चले जाएंगे मंगल ग्रह में रहने लगेंगे, 2 मंजिला टावर्स बनाएंगे चांद पर। क्या है ये सब? तो क्राइसिस बहुत बड़ी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़े में मल्टीफाइबर फाइबर्स का ही है। वो कहाँ से आता है? ऑयल से आता है। अब आप वेस्ट की बात कह रहे थे, उसको कहाँ गाड़ेंगे? छोटे छोटे रैपर्स हैं, छोटे छोटे, वो सब प्लास्टिक्स के हैं। कहाँ डालेंगे? समुद्र में जाएंगे तो वहाँ क्या कोलाहल कर रहे हैं? समुद्र को कितना साफ करिएगा? आपका कपड़ा है, कपड़े का धागा तो वही है, फैब्रिक वही है, बायोडिग्रेडेबल है नहीं, 400-500 साल तक जमीन पर रहेगा। आप जो कर रहे हैं वो आज के 20 साल या 25 साल कपड़ा पहनने के सुख के लिए आप पूरा बर्बाद कर रहे हैं। जब तो इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, पेयजल और ऊर्जा, इन सारे क्षेत्रों में प्रकृति पर्यावरण को एक कंसिडरिंग फैक्टर न मानेंगे, प्लान न करेंगे, तो आप कहाँ कहाँ तक उठाते हैं। लोग
ये लोग करते चले प्लास्टिक का और वो पन्नी उठाते चले स्वयंसेवी संगठन, और उनको कह दिया जाए कि अरे भैया सबसे बड़ा आघात यही है क्योंकि तुम यही कर सकते हो, जबकि 8% 10% कंट्रीब्यूशन होगा पन्नी का, इसका, प्लास्टिक का, बाकी का 90% तो और कुछ चीजें हैं, उस और ध्यान ही नहीं है। और वो काम जैसे OSTP का ही है, फंक्शनिंग कितनी है, अभी भी कितना चल रहा है, उस पर भी जब तय होता है STP का तो कैपेसिटी कुछ रहती है, जब तक पूरा होता है तब तक तो और कुछ हो जाता है। करेक्ट। ये सारे मिसमैचेस हैं, सारे ही एंगुलरिटीज हैं, फॉल्ट्स इन प्लानिंग है। इन सबको एक बार देखना, इसके लिए अभियान चलना, उसके लिए जनता की ओर से अभियान चलेगा तो सरकार की ओर से भी चलेगा। हम सरकार से अपेक्षा करें और हम ना करें तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ तो उदाहरण रखना लोगों के, जैसे उमा शंकर पांडे हैं, जल ग्राम खड़ा किया जखनी में। लापोड़िया के गांव के लक्ष्मण सिंह जी हैं दूदू के पास, उनके गांव का जो आप काया पलट देख लीजिए, सब स्वदेशी हैं, सब विकेंद्रित हैं। ऐसे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब अच्छी बात हुई है कि उनको कुछ को पद्मश्री अवार्ड वगैरह मिला है। झाबुआ जिले के महेश शर्मा को मिला है, लापोड़िया के लक्ष्मण सिंह जी को मिला है, ऐसे और लोग हैं, विट्री मैन है उनको मिला है। इसलिए ऐसे सब लोगों को और प्रोत्साहित किया जाए, देश भर उनको घुमाया जाए, और विद्यार्थियों को देश घुमाने की व्यवस्था साल में 6 महीने 4 साल के डिग्री कोर्स में जरूर किया जाए। देश समझ में आवे, समाज समझ में आवे, प्रकृति समझ में आवे, तब उनको लगेगा कि उत्तर प्रदेश बिहार की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, सब थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो नागरिकता के गुण विकसन में इन बातों का महत्व ज़्यादा है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग हो, देश में दुनिया के घूमने की ट्रेनिंग हो, और व्यायाम हो। तो शिक्षा में इन बातों को प्रोत्साहित ज़्यादा किया जाए तो लाभ होगा। सो थॉटफुल ऑफ यू सर। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु आपने जो भी दृष्टिकोण दिए या विकल्प सुझाए, उनको सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे पीपल इन पावर को आपकी सभी बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और उसी के मद्देनज़र यहाँ मैं ये भी पूछने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि why do we not have more number of visionary leaders like you in India or other parts of the world to take society in right direction? जी, टास्क हो रहा है, इसलिए जैसे अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इतने कॉलेजों में, इतने स्कूलों में लोग गए हैं। आगे तो 2025 इसका और धूम मचाएंगे। जैसे प्रकृति केंद्रित विकास, ये एक पैराडाइम शिफ्ट का विषय है, समाज जीवन के संचालन के सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्राथमिकता का विषय, वरीयता का विषय है, और इसका समाधान होने में सबका दिमाग कैसे लगे। बिल्कुल। इसीलिए जैसे अभी एक छोटा सा उपाय किया, एक छोटा उपक्रम चलाएंगे जिसमें से विद्यार्थी और अध्यापक इकट्ठा हो 27 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम में। उसके पहले लोग विद्यार्थी शोध करें, उसके लिए पेपर्स प्रेजेंट करें, उस पर डिस्कशन हो, उनको पुरस्कृत किया जाए, वहाँ उनको सम्मानित किया जाए, विषय को आगे बढ़ाया जाए। तो साल 2 साल में ऐसा माहौल बना दिया जाए, ये रचनात्मक भी, आंदोलनात्मक भी, राजनैतिक भी मुद्दा, वोट की दृष्टि से भी मुद्दा बन पावे। बिल्कुल। इसमें किसी के प्रति पक्षपात, किसी के प्रति दूरी, किसी के प्रति नहीं, क्योंकि हवा, पानी और शुद्ध आहार सब जात के लिए जरूरी है, सभी पंथ के लिए जरूरी है, सभी राजनीतिक दलों के जरूरी है। It pertains to all of us. हाँ, गरीब अमीर सबके लिए है, छोटे बड़ी सबके लिए है, अगली पीढ़ी
के लिए जरूरी है। इसलिए इस दिशा में काम चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, इमेंसली थॉटफुल ऑफ यू सर। और आज देश, मैं समझता हूँ, कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेज बहुत ही जटिल होते जा रही है। भले ही संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में देयर आर प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वे अभी तक बहुत प्रभावकारी नहीं साबित हुए हैं। ऐसे में आपका क्या सुझाव है एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री भारत के निर्माण के लिए? जी जी। कि भारत केवल राजसत्ता से नहीं चलता, इसलिए कितना भी आप लेजिस्लेशन कर लीजिए, बाकी कर लीजिए, समाज की अपनी परंपराओं से चलता है। और इस परंपरा में संत ही हैं जो धर्म सत्ता को रिप्रेजेंट करें और वही बतावें, और बताने के लिए उनकी अपनी स्थिति ठीक रहे। जैसे परमाचार्य जी ने कहा था संतों के बारे में, कांची के शंकराचार्य रहे हैं, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी, उनको परमाचार्य भी कहते हैं। कहता कि देखो, अपरिग्रह और निरहम भावना ये प्राथमिक रूप से आवश्यक है। धर्म सत्ता के लोगों के लिए तो अपरिहार्य है, आवश्यक ही है। अपरिग्रह और निरहम भावना, स्टेटस कॉन्शियसनेस न होना और एक्यूमुलेटिव टेंडेंसी ना होना, होल्डिंग टेंडेंसी ना होना। इस हाथ से लिया, उस हाथ से दिया, अपने पास ठहरे ना। तो वैभव नहीं, तपस्या, ये आवश्यक कुछ बताए जी। तो वो साथ आगे बढ़े तो समाज साथ दे। बिल्कुल। इसलिए सभी धर्म सत्ता, उसके तहत समाज सत्ता, उसके अंतर्गत राज्य सत्ता, उसके अंतर्गत अर्थ सत्ता, ये स्वस्थ समाज संचालन की प्रक्रिया के हिस्से हैं। आज देखेंगे तो ये उल्टा हो गया है पिरामिड। अर्थ सत्ता सर्व प्रमुख, अर्थाकांक्षा सर्व प्रमुख, मोक्ष नहीं अर्थ प्रमुख हो गया। वो भी किस लिए? कि काम साधना के लिए जी। इसलिए ये संतों की अगुवाई हो, संतों का जीवन उस प्रकार का हो, स्वयं प्रकाशित हो, तो उनको समाज का समर्थन मिले, तब राज्य और अर्थव्यवस्था भी तद अनुकूल चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसके लिए करना है। दूसरा, वो स्वरूप क्या चाहते हैं। तो एक संत हुए, हमने देखा राजरप्पा में मुझे मिले थे, देवी छिन्नमस्ता मंदिर के प्रांगण में ही मिले थे। क्या तुम बहुत प्रकृति केंद्रित विकास वगैरह बोलते हो, मालूम भी है क्या है? क्या नहीं महाराज, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा था कि देखो, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को उनके स्वभाव में स्थिर रखना ही प्रकृति केंद्रित विकास है। तो पंचभूत, महाभूत और पंच तन्मात्राएं, सभी आप देखेंगे तो सब पर आक्रमण सा है, सभी में प्रदूषण फैल रहा है जी। इसलिए इनको ही ध्यान दिया जाए और इस दिशा में क्या हो, डिटेल्स प्लानिंग हो, सरकार भी और समाज भी और संतों के नेतृत्व में हो, राजनेता भी उनके आधार पर चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फाइनली आज की चर्चा को हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन एक चिंता के साथ, और वो चिंता है डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। आज मानव मूल्यों का या जीवन मूल्यों का इतना पतन हो रहा है या हो चुका है कि परिवार, समाज और ये धरती रहने लायक नहीं रही।
क्यों और कैसे हो गया ये सब? आप बताएं कि इस गिरते मानव मूल्य या जीवन मूल्य के कारण और निदान क्या हैं आपके अनुसार? एट द सेम टाइम, काइंडली गिव a message of peace that could help us create a better species of human with better sense of harmony and coexistence. Over to you, sir. मैं तो मानता हूँ कि अच्छे रहें, अच्छा करें। अच्छे रहने के लिए भी व्यवस्था हो, खुद कोशिश हो, और अच्छा करें, कुछ ना कुछ अच्छा करें औरों के लिए। यही रास्ता दिखाए। दूसरा, भारत में बहुत ताकत है, इसलिए सारी स्थितियों को पलटेंगे और भारत ही में वो क्षमता है। इसलिए इस आस्था के साथ हम प्रयास करें अपने देश में, उदाहरण प्रस्तुत करें अनुकरणीय। दुनिया तो कराह रही है वैसे ही। वर्ल्ड पीस का तो देखे ना, चिथड़े चिथड़े होने की स्थिति आ गई। बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी का क्या हो गया? प्रॉस्पेरिटी आई तो राक्षसी प्रॉस्पेरिटी आई है, कई बार अनुग्रही नहीं है। इसलिए इसमें से ताकत अगर है तो भारत में है। इसलिए भारतीयों की जिम्मेदारी है जी कि शाश्वत तत्वज्ञान के आधार पर जीवन की संरचना में जो 100-200 साल में विकार आ गए होंगे, 500 साल में आ गए होंगे, उनको दुरुस्त कर लेना वो भारत सक्षम है करने में। केवल सेवा और साधना का आश्रय लें, जरूरत पड़े तो संघर्ष का आश्रय लें, सत्ता के मोह जाल में बंधे ना, तो हो जाएगा काम। बहुत कठिन नहीं, और बाजी पलटेगी, अब प्रकृति केंद्रित विकास का डंका बजेगा। तो आपको क्या लगता है कि हम फिर से विश्वगुरु बन पाएंगे? आज भी जो वैल्यूज़ हैं बाकी हैं, सबके बारे में भारत की ओर ही लोग देखते हैं। उसी को स्ट्रेंथन करना है, अपने को और बलशाली बनाना है इन सब दृष्टियों से, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। ये अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है, और अपने में क्षमता है। जिसमें क्षमता होगी उसी से तो अपेक्षा की जाएगी। बहुत अच्छा। इसलिए इस दिशा में भारत परफॉर्म करेगा। हाँ। सर, आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद, और आपके सराहनीय सामाजिक सेवा एवं योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जोड़ी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों समेत आपको ढेरों बधाई कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। गॉड विलिंग, वी शैल कनेक्ट अगेन इन फ्यूचर विद सम अदर पर्टिनेंट इश्यूज। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। Life Express Icon of India Award is proudly presented to Shri K.N. Govindacharya ji for his exemplary service to society and mankind on 11th January 2025. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आईके सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे, और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था त से तार्किकता, और जिस मानव मूल्य को आज हम सीखने जा रहे हैं वो है थ से थावस। थावस
अगर देखा जाए तो यह एक संस्कृत ओरिजिन का शब्द है जिसमें 4 गुण समाये हुए हैं और वे हैं फर्मनेस, फॉर्टिट्यूड, एंड्योरेंस एंड पेशेंस। यानी थावस में दृढ़ता भी है, सहन शक्ति भी है, साहस भी है और धैर्य भी है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक आदर्श व्यक्ति के लिए थावस का होना अनिवार्य है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य पर प्रभाव, खासकर उसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं अकॉर्डिंग टू केवी सिंह। प्राचीन चिंतन के अनुसार जो कुछ ब्रह्मांड में व्याप्त है वह मनुष्य के शरीर के भीतर भी है। सृष्टि की रचना के समय परमात्मा ने मनुष्य के शरीर की रचना इस प्रकार से की है जिसमें ईश्वरीय सभी तत्व विद्यमान हों। अग्नि देवता ने वाणी बनकर मनुष्य के मुख में प्रवेश किया और वायु देवता ने प्राण बनकर। इसी प्रकार सूर्य देवता ने मनुष्य की आंखों में अपना स्थान बनाया, दिशा देवता ने कानों में, बृहस्पति देव ने काया के रोम रोम में तथा चंद्र देव ने उसके मन यानी हृदय में अपना स्थान बना लिया। पृथ्वी और ब्रह्मांड का सनातन संबंध है। भारत के मनुष्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में बांटा है। ये सभी नक्षत्र अपने अपने प्रभाव को लिए हुए मनुष्य के शरीर में भी होते हैं। कृतिका मनुष्य के सिर में, रोहिणी माथे में, मृगशिरा भौहों में, आद्रा आंखों में, पुनर्वसु नाक में, पुष्य चेहरे में, अश्लेषा कानों में, मधा होठों में, पूर्वा फाल्गुनी दाएं हाथ में, उत्तरा फाल्गुनी बाएं हाथ में, हस्त अंगुलियों में, चित्रा गर्दन में, स्वाति सीने में, विशाखा छाती में, अनुराधा उदर में, ज्येष्ठा जिगर में, मूल कोख में, पूर्वापादा पीठ में, उत्तराषाढ़ा रीढ़ की हड्डी में, श्रवण कमर में, शतभीषा दाईं टांग में, रेवती टखनों में, अश्विनी पैरों के ऊपरी हिस्से में और भरनी पैरों के तलवों, घनिष्ठा बाईं टांग में, पूर्वी भाद्रपद व उत्तरा भाद्रपद मस्तिष्क के दाएं व बाएं भाग में स्थित है। हमारे सनातन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित काया तंत्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 1 महीने चंद्र नारी स्त्री प्रधान रहती है और 1 महीने सूर्य नारी पुरुष। यही राशि विज्ञान है जिसके अनुसार पहली राशि मेष पुरुष होती है तो दूसरी राशि वृषभ नारी। इसी प्रकार अगली मिथुन राशि पुरुष तो उससे अगली कर्क नारी, सिंह पुरुष और कन्या नारी। तुला राशि पुरुष तो उससे अगली वृश्चिक नारी। धनु राशि पुरुष तो मकर नारी और इसी प्रकार कुंभ पुरुष तो मीन राशि नारी। यह भारतीय चिंतन का अर्धनारीश्वर रूप है जिसमें ईश्वर का आधा हिस्सा पुरुष होता है और आधा नारी। यही काया विज्ञान यीन और यांग के रूप में चीन देश का दर्शन है और यही आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के सिर का बायां और दायां हिस्सा है। बायां पुरुष और दायां नारी। सिर का बायां हिस्सा नारी हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से में तरंगित होता है। दोनों के एक दूसरे के आकर्षण से यह काया चलती है। इन्हीं का मिलन, इन्हीं का संगम काया विज्ञान है। इन्हीं के संगम में जब कुछ रुकावट आती है तो काया में शक्ति का संचार रुक जाता है और इसी शक्ति को प्रवाहित करने के लिए हम पूजा पाठ, कर्मकांड आदि करते हैं। ब्रह्मांड स्थित हमारे सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र जब अपनी स्थिति एक राशि से दूसरी राशि में बदलते हैं तो मनुष्य के शरीर में स्थित जो लघु सूक्ष्म सौर मंडल है उसमें भी परिवर्तन होता है जिसका प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव मनुष्य के कार्यों व सोच दोनों पर पड़ता है। इन ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति से मनुष्य राजा से रंक या रंक से राजा बन जाता है।
यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि जब बाह्य जगत के ग्रह नक्षत्र अपना स्थान बदलते हैं तो मनुष्य के आंतरिक ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव बदल जाता है, जिसका असर मनुष्य के जीवन और उसकी परिस्थिति पर पड़ता है। यह तथ्य एक सत्य है, कल्पना नहीं। जब ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके फैसले सही होते हैं और वह अवसर का पूरा लाभ उठाकर राजा बन जाता है। या इसी प्रकार जब ग्रह प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो मनुष्य के निर्णय गलत हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप यह हानि उठाता है। जीवन में उठना गिरना मनुष्य के उचित या अनुचित निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर से जब कुछ मांगना हो तो सुबुद्धि मांगिए। गायत्री मंत्र का सार भी ईश्वर से बुद्धि मांगने का है। यदि आपके पास सही बुद्धि है तो आप मिट्टी को भी सोना बना देंगे। ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि ही तो प्रभावित होती है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि ह्यूमन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स is at the roots of ecological crisis. The balance of Earth's ecosystem is spoiling at a very fast pace because of n number of scientific inventions and innovations along with unbridled industrialization. लोग ये भूलते जा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर से अलग नहीं हैं। Whatever exists in nature also exists in every cell of our body. If we do something good to nature is equal to doing good to ourselves. If we do bad to nature, we are doing bad to ourselves. बात बहुत ही सिंपल है कि जिस धरती पे हम जी रहे हैं उसे बचाना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।